नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। चुनावी मंत्रा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी। इनसे हम उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर विश्लेषण करेंगे। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में अपनी वापसी को लेकर किस तरह बेचैन है, ये उनके रवैये से साफ दिख रहा है। काफी पहले से ही केंद्र भाजपा की एक बड़ी टीम पूरी तरह से मैदान में उतार दी गई थी, जो कि योगी आदित्यनाथ को उपयोगी मुख्यमंत्री बताने में जुटी रही। चुनाव प्रचार के सभी साधनों का उपयोग किया जाने लगा। बड़ी बड़ी एलईडी से लैस प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर लोगों को लुभाने के लिए जगह जगह रवाना किया गया। भाजपा को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घर घर जाकर लोगों के आगे हाथ जोड़ने के लिए कह दिया गया। हद तो तब हो गई जब अमित शाह जैसे देश के दिग्गज नेताओं को जगह जगह जाकर पर्ची बांटते हुए लोगों ने देखा। अब शायद इससे भी मन नहीं भरा तो भाजपा ने राष्ट्रीय लोक दल को गले लगाने का प्रयास करते हुए जयंत चौधरी को खुला ऑफर दे दिया। तो अब जो हमारा घर है हम वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। लेकिन अफसोस, आरएलडी अध्यक्ष ने भाजपा के ऑफर को ठुकराते हुए साफ कह दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मंत्रा। जयंत ने तो भाजपा को उनके दिन गिना दिए और चेतावनी देते हुए कहा, सतर्क रहें, आपकी सरकार के चंद दिन बाकी रह गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के दिन क्या सच में गिनती के रह गए हैं या फिर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। आइए जानते हैं केपी मलिक साहब से। मलिक साहब, आपका खबर मंत्रा में स्वागत है। आपको क्या लगता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका वर्चस्व कायम होगा? साजिया जी, देखिए, वेस्टर्न यूपी में मुझे लगता है कि दोबारा राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का वर्चस्व कायम होगा। इसके अलावा जैसे आपका कहना है कि भाजपा की योगी सरकार में जो चुनावी वादे किए गए थे, योगी सरकार के चुनावी वादों का जाट और मुसलमान मतदाताओं पर कितना असर पड़ेगा? जाटों के वो वादे कहीं पूरे हुए नहीं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने दर्जनों रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, जिनमें कहा गया था कि गन्ना किसानों का 14 दिन के अंदर बकाया भुगतान होगा। कोई जगह भुगतान नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा था चौधरी चरण सिंह कृषि राहत कोष बनेंगे, कोई कोष नहीं बना। उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घबराहट में है और इसीलिए कल दिल्ली में अमित शाह ने जाट समाज के लोगों को बुला के वार्ता की है। लेकिन ये वार्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी मतदाताओं को, मुझे ऐसा नहीं लगता। गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या विपक्षी पार्टियां इसका जवाब दे पाएंगी? देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मतदाता ने अपना मन बना लिया है। लेकिन यहाँ मैं विपक्ष के नेता अखिलेश और जयंत चौधरी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अमित शाह घर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार से उनको भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और वो भी अपने कार्यकर्ताओं और परिवारों में जाके मिले, मुझे ऐसा लगता है। आरएलडी ने भाजपा के हालिया ऑफर को जयंत ने ठुकरा दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा है कि बीजेपी की तरफ से जयंत चौधरी को ऑफर आया और उन्होंने ठुकरा दिया है, इस स्थिति में जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना सुसाइडेबल अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि टिकट बढ़ चुके हैं, गठबंधन हो चुका है, लोगों ने मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना भी जयंत चौधरी के लिए पाप है और इस तरह का कदम वो उठाएंगे, मुझे इस पर संशय है। क्या योगी सरकार सत्ता में वापस आ पाएगी या फिर उनके दिन गिनती के रह गए, जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा? योगी सरकार सत्ता में आएगी ये तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन भाजपा शाम धाम दंड करके सत्ता में आ सकती है और उस सत्ता के जो प्रधान होंगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से, वो योगी की जगह कोई दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं। इस तरह का मेरा विचार है
और इसी तरह के सिम्टम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को पहले अयोध्या, उसके बाद मथुरा और बाद में वापस गोरखनाथ भेजा गया है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए पार्टी का, सरकार का नेतृत्व कौन प्रदेश में करेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। बीजेपी कैराना में पलायन को एक अहम मुद्दा बनाया है, क्या ये मुद्दा वोटों में बदलेगा? देखिए, जिस प्रकार से कैराना में भारतीय जनता पार्टी उसको पलायन का मुद्दा बना के चलाना चाहती है, पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि वहाँ से पलायन हुआ है। वहाँ से पलायन उस प्रकार से जैसे हिंदू मुस्लिम मामले का रंग दे के उसको पलायन बता जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, वहाँ से चंद लोग ज़रूर गए थे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लोकल गैंग बने हुए थे और वो वसूली करते थे, हफ्ता वसूली करते थे। उससे डर के कुछ लोग वहाँ से गए थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक महिला डॉक्टर थी जो मुस्लिम महिला थी, वो भी इन गैंग के लोगों से परेशान होकर उसको कैराना छोड़ना पड़ा था। तो अगर मुस्लिमों की वजह से उस महिला को जाना होता तो वो तो मुस्लिम महिला थी, वो क्यों चली गई? तो ये सब बेकार की बातें हैं और आज वहाँ बहुत अमन शांति कैराना में है। इस तरह का ध्रुवीकरण वहाँ नहीं होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पक्की बात के तौर पर कह सकता हूँ। कोरोना के प्रतिबंध को देखते हुए डिजिटल प्रचार में कौन भारी पड़ेगा? देखिए साजा, जिस प्रकार से आप कह रही हैं, कोरोना में डिजिटल प्रचार सभी सियासी दलों के लिए करना एक नया अनुभव है। इस प्रकार का चुनाव कभी हुआ नहीं है कि आप, जिस प्रकार से हमारे यहाँ परंपरा रही है कि घर घर जाके रैलियाँ करके, मीटिंगें करके अपना चुनाव प्रचार उम्मीदवार करते हैं, इस बार डिजिटल प्रचार हो रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना के प्रतिबंधन को भी तोड़ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिन कैराना में देखा, गृह मंत्री ने मास्क ही नहीं पहना था, और आज भी जिस प्रकार से मथुरा में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ भी वो अवहेलना कोरोना नियमों की कर। चुनावी मंत्रा में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।